हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कुछ विशेष टॉपिक आज है अपना उपभोक्ता संरक्षण। कौन सा टॉपिक है? उपभोक्ता संरक्षण। उसके बारे में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी आपके सामने जो एग्जामिनेशन है उनकी तैयारी के अगर आपको बेहतर तरीके से करनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगी। ऐसे ही नए वीडियोस डालने के लिए मैं आपके साथ उपस्थित रहूँगी। अगर आपके एग्जामिनेशन में या फिर आपके किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सभी मिलकर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और आपके लिए कुछ 2 लाइन्स है। देर लगेगी मगर सही होगा, देर लगेगी मगर सही होगा। ये दोस्त, हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, अपनी ज़िंदगी बुरी नहीं हुई अभी तक। देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, ज़िंदगी नहीं। आज हम उपभोक्ता संरक्षण जो टॉपिक है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको मैं बता देती हूँ, यूट्यूब चैनल है मैराथन क्लासेस जयपुर को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अपना टॉपिक आ रहा है उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। अभी इसका अर्थ मैं आपको नॉर्मली तौर पर बताती हूँ। उपभोक्ता संरक्षण होता क्या है? उपभोक्ता यानी जो किसी चीज़ की खरीदारी करता है और अगर दुकानदार उसके साथ बेईमानी से या फिर उसको ठगने की कोशिश करता है, जैसे उसे पैसों के बदले, निश्चित रुपए के बदले अगर उसको खराब सामग्री देता है या फिर कम तोल में कम देता है, कैसे भी उसका हनन करता है, तो वो हो गई उपभोक्ता संरक्षण। यानी उसको बचाने के लिए, यानी उसकी उपभोक्ता को आवश्यक चीज़ें उपलब्ध करवाने के लिए या फिर जितने उसने दाम दिए हैं उतना उसको माल उपलब्ध करवाने के लिए जो आवश्यकता है वो किसकी होती है? उपभोक्ता संरक्षण आता है। अभी अपन देख रहे हैं भारत में उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने तथा उनके अधिकारों का संरक्षण करने हेतु सर्वप्रथम 5 दिसंबर 1986 को एक बिल संसद में रखा गया। इस बिल को 24 दिसंबर 1986 को तत्काल राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। कौन से बिल को? उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो बिल रखा गया था 5 दिसंबर 1986 को, कहाँ पर रखा था? संसद में रखा गया था। और इस बिल को मंजूरी देने के लिए 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इससे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से क्या जाना जाता है। और यह अधिनियम संपूर्ण भारत में 15 अप्रैल 1987 को लागू कर दिया गया। सर्वप्रथम संसद में बात कब रखी गई थी? 5 दिसंबर 1986 को। बिल को मंजूरी कब मिली? 24 दिसंबर 1986 को। किसके द्वारा? राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा उसको मंजूरी मिली थी। और 15 अप्रैल 1986 को यह संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से इसको जाना जाता है। अभी आ रहा है नोट। भारत में संपूर्ण या भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। जबकि विश्व स्तर पर उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। क्वेश्चन अलग है, बेस अलग है और जगह भी अलग है। यानी राष्ट्रीय अपने राष्ट्र में कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। और यानी इसको मंजूरी मिली थी, जब उपभोक्ता संरक्षण जो बिल है उसको मंजूरी मिली थी, उस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर के रूप में मनाया जाता है। जबकि विश्व स्तर पर 15 मार्च को विश्व स्तर पर उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि विश्व स्तर पर पहली बार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 15 मार्च 1962 को अमेरिका के तत्काल राष्ट्रपति जॉन कैनेडी द्वारा लागू किया गया था। बेस पे अगर देखते हैं कि अपने भारत में कब मंजूरी मिली, तो 24 दिसंबर 1986 को मिली थी। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। जबकि जो विश्व स्तर पर मंजूरी मिली थी या विश्व स्तर पर जो प्रथम बार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया तो वो 15 मार्च 1962 में किसके द्वारा? अमेरिका के तत्काल राष्ट्रपति जॉन कैनेडी द्वारा लागू किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता के कारण, अब इसके कारण क्या हैं तो वो अपने को जानना जरूरी है।
उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण करने हेतु, समय समय पर सरकार को परामर्श देने हेतु, उपभोक्ता के विवादों का निपटारा करने हेतु या बाजार को उपभोक्ता केंद्रित बनाने हेतु। इसको मैं आपको विस्तार पूर्वक समझा देती हूँ। उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए तो मैंने आपको बता दिया था कि उपभोक्ता की यानी एक ही बात है, एक ही बात पर ये चारों विशेषताएं टिकी हैं। मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ कि अगर कोई दुकानदार या फिर कोई ऐसा एक बिक्रीगर या फिर निर्यातक जो है वो निर्यातक है, वो अगर किसी को यानी जो आयात कर रहा है या उपभोक्ता है उसको अधिक पैसे के बदले कम माल देता है, अधिक पैसे के बदले कम माल देते हैं, निश्चित जो ये है, जैसे 40 रुपये किलो चीनी है, ठीक है, अगर 40 रुपये किलो अगर वो लेने आ रहा है, अगर किसी उपभोक्ता को 40 रुपये में 1 किलो चीनी चाहिए तो उसने पेमेंट तो 40 रुपये किया है, लेकिन उसको कितनी दे रहा है, 800 ग्राम, कितनी दे रहा है, 800 ग्राम में 200 ग्राम कम दिया, तो उसके हित हैं, यानी उसको पूरी मिलनी चाहिए, उसकी रक्षा करना, अधिकार उसका संपूर्ण, जितना पैसा दे रहा है उतना माल प्राप्त करना, तो उसके संरक्षण की। और अगर ऐसे उपभोक्ता के प्रति अगर इनके साथ अन्याय हो रहा है तो सरकार को इसके बारे में सूचना देना या परामर्श देना। अगर उपभोक्ता विवाद यानी उपभोक्ता इसके बदले कुछ कानून है उपभोक्ता के लिए, तो अगर वो अपने जो मामले हैं उसको लेकर कोर्ट में जाता है और विवाद होते हैं तो उसका निपटारा करना, और उपभोक्ता केंद्रित यानी बाजार में उपभोक्ता को ऐसे कोई ठगने या फिर उसको कम माल देने की कोई वो नहीं होनी चाहिए, यानी उसको पूरा माल मिलना चाहिए। अब उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। उपभोक्ता के अधिकारों का प्रतिपादन जॉन कैनेडी द्वारा किया गया। कब किया गया? जॉन कैनेडी 15 मार्च 1962 में जब अमेरिका में उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का शुरुआत की थी विश्व तौर पर, तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 में उपभोक्ता के 6 अधिकार बताए हैं। कितने अधिकार बताए हैं? उपभोक्ता के अधिकार बताए। कौन सी धारा में? धारा 6 में। कब? 1986 में, जब अपना लागू हुआ था, यानी उपभोक्ता संरक्षण जब लागू हुआ था तब उसमें धारा 6 में 1986 में उसमें उपभोक्ता की 4 अधिकार बताए गए हैं। सुरक्षा का अधिकार, चयन पसंदगी का अधिकार, सुनवाई का अधिकार और क्षतिपूर्ति का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार ये है कि उपभोक्ता कैसे भी मामले हो उसमें सुरक्षित होना चाहिए। चयन पसंदगी यानी उसको कौन सी वस्तु लेनी है तो वो अपना पसंद की या फिर उसको वस्तुओं को देखकर अपने पसंद और नापसंद की जो भी है वो कर सकता है। सुनवाई का दर, अगर उसके मामलों में या फिर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो उसकी जो सुनवाई है वो कोर्ट करेगी। क्षतिपूर्ति, अगर उसके माल का या फिर उसकी क्षति हुई है किसी चीज़ में तो उसकी पूर्ति भी कौन करेगा? सरकार करेगी। नेक्स्ट है प्रतिफल का अधिकार। प्रतिफल का अधिकार यानी अगर उसके साथ अन्याय हुई है, उसको सामान खराब मिला है तो उसके बदले उसको सही माल दिया जाएगा। शिक्षा का अधिकार भी उसमें शामिल है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है और स्वस्थ वातावरण का भी अधिकार उसको शामिल है। नेक्स्ट अपना है विभिन्न परिभाषाएं। अब विभिन्न परिभाषाएं उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन कौन सी दी जा रही हैं तो वो पता होनी चाहिए। समुचित प्रयोगशाला। समुचित प्रयोगशाला वह प्रयोगशाला होती है जो केंद्र सरकार द्वारा मान्य प्राप्त होती है। यदि किसी उपभोक्ता का मामला किसी माल से संबंधित है तो वह सामान में पाए जाने वाले दोषों का पता लगाने हेतु समुचित प्रयोगशाला का गठन किया जाता है। यदि उपभोक्ता किसी माल को लेकर न्यायालय में जाता है या फिर एक विवाद या फिर एक मामला दर्ज करवाता है तो समुचित प्रयोगशाला का कर्तव्य होता है कि उस माल की या उस माल में जो दोष हैं उसका पता लगाना। इन प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट के आधार पर ही न्यायालय द्वारा मामलों का निपटारा होता है। यानी अगर ये न्यायालय समुचित जो प्रयोगशाला स्थापित की है, अगर ये बोल देते हैं कि हाँ इस माल में दोष है, अगर इस माल में दोष है तो जो बिक्रीकर है उसको सजा का प्रावधान होता है और उसी के आधार पर न्यायालय उसको अंतिम जो मामला होता है उसकी सुनवाई करता है। आगे आ रहा है शिकायतकर्ता।
इस अधिनियम के द्वारा शिकायतकर्ता की श्रेणी में निम्न व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। पहला है उपभोक्ता द्वारा शिकायत की जाती है, सही है। दूसरा है एक से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा जो शिकायत की जाती है। थर्ड आ रहा है उपभोक्ताओं की अनुपस्थिति में अनेक प्रतिनिधि द्वारा शिकायत की जाती है। उपभोक्ता मंच के द्वारा शिकायत की जाती है, सरकार के द्वारा शिकायत की जाती है। यानी एक उपभोक्ता जिसके हानि हुई है वो शिकायत करे, या फिर एक से अधिक जिनकी क्षति हुई है वो शिकायत करें, या फिर अगर वो उपभोक्ता उपस्थित नहीं है तो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके जो घरेलू मेंबर हैं वो शिकायत करें, या फिर जो उपभोक्ता मंच है यानी उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो मंच स्थापित किया है उस वो शिकायत करे, या फिर सरकार स्वयं शिकायत कर सकती है। अब शिकायत क्या होती है? शिकायत इस अधिनियम के अनुसार एक शिकायतकर्ता द्वारा निम्नलिखित मामलों की शिकायत दर्ज की जा सकती है। व्यापारी द्वारा अनुचित व्यवहार करना, व्यापारियों द्वारा एमआरपी से ज़्यादा कीमती वस्तुओं को बेचने पर, माल की पैकिंग खराब होने पर, सेवाओं का उचित समय पर निष्पादित नहीं होने की शिकायत की जा सकती है। यानी अगर व्यापार में उसको खराबी है वो कर सकता है, अगर जो उसमें मूल्य अंकित है उससे अधिक मूल्य पर वस्तु बेच रहा है तो शिकायत की जा सकती है। अगर माल खराब है, अगर माल खराब हो गया यानी उस पर EXP लिखी हुई आती है, एक्सपायर डेट लिखी हुई आती है, अगर वो खराब हो गया उसकी बिक्री कर रहा है तो शिकायत की जा सकती है। और अगर सेवा का उचित निष्पादन नहीं किया है तो भी शिकायत की जा सकती है। उपभोक्ता, इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ताओं को दो भागों में बांटा गया है, माल का उपभोक्ता और सेवा का उपभोक्ता। माल का उपभोक्ता क्या है? माल का उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जिसके कोई माल खरीदा है या खरीदने का वादा किया है, जिसके लिए उसके द्वारा न तो तुरंत भुगतान किया गया है नहीं करने का वादा किया गया है। यानी जिसने कोई माल खरीदा है या फिर खरीदने का वादा किया है, यानी उसने भुगतान नहीं किया, सिर्फ खरीदने का वादा किया है, वो कौन हो गया? माल का उपभोक्ता, यानी माल खरीदने वाला उपभोक्ता। अब सेवा उपभोक्ता कौन होता है? सेवा का उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जिसके द्वारा या तो कोई सेवा ली जाती है या सेवा के लेने का वचन दिया जाता है, या जिसके लिए उस व्यक्ति द्वारा तुरंत भुगतान किया जा चुका है, भुगतान करने का वचन दिया जाए। एक तो ये होता है कि जैसे किसी ने माल खरीदने का वादा किया है, यानी मैं ये माल खरीदूंगा, अगर उसने नहीं खरीदा वो तो कौन हो गया? माल का उपभोक्ता। अगर सेवा का उपभोक्ता है, उसने कोई सेवा करने का या फिर कोई नियत भुगतान करने का वादा किया है और उसने अगर भुगतान कर दिया है, वो कौन सा है? सेवा का उपभोक्ता होता है। अब आ रहा है अपना नोट, यानी इम्पोर्टेंट चीज। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा निःशुल्क रूप से कोई वस्तु या सेवा ली जाती है तो उस व्यक्ति को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी अगर किसी व्यक्ति ने निःशुल्क यानी बिना भुगतान किए कोई वस्तु या सेवा ली है तो उस व्यक्ति को 1986 जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे क्या हो गया? निःशुल्क हॉस्पिटल्स हो गए, निःशुल्क जो है ये कोई भी का सामान देने वाले आते हैं वो हो गए। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा पुनः विक्रय करने के उद्देश्य से कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उस व्यक्ति को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1963 के उपभोक्ता श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे किसी शॉप से कोई सामान खरीद रहा है, वो किस तौर पर खरीद रहा है कि मुझे यहाँ से खरीद कर मेरी दुकान में शिफ्ट करना है, वहाँ से किसी दूसरे को बेचना है, तो उसको भी शामिल नहीं किया जाएगा, उसको भी उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। किसमें? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उसको भी शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अपना रहा है, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा रोजगार करने के उद्देश्य से कोई वस्तु खरीदी जाती है तो व्यक्ति को इस अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता श्रेणी में शामिल नहीं की जाएगा। यानी कोई उद्देश्य है उसके आधार पर वस्तु खरीदी जाती है, रोजगार करने के लिए या रोजगार के उद्देश्य से कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको भी इसके अधिनियम के तहत शामिल नहीं किया जाएगा। अब उपभोक्ता संरक्षण की जो परिषद है वो कौन कौन सी है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा उनके अधिकारों का संरक्षण करने हेतु समय समय पर सरकार को परामर्श देने के लिए एवं उनसे संबंधित कानूनों बनाने हेतु 3 स्तरों पर उपभोक्ता संरक्षण
का परिषद का गठन किया गया, यानी कितने स्तर पर, 3 स्तर पर किसका, उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया है। इन परिषदों के द्वारा उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा नहीं किया जाता, बल्कि विवादों के निपटारे हेतु समय समय पर कानूनी व्यवस्था लागू की जाती है। 3 स्तरों पर जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया है उसके आधार पर विवादों का निपटारा नहीं होगा। याद रखना फ्रेंड्स, विवादों का निपटारा कहाँ होता है, न्यायालय में होता है, ना कि परिषद में। परिषद सिर्फ जो कानून बनाते हैं उसको लागू करने का कार्य ही होता है इनका। नेक्स्ट अपना केंद्र स्तर पर, अब 3 स्तर पर जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद बनी है वो कौन सी है। केंद्र स्तर पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। उम्मीद है याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। केंद्र स्तर पर केंद्रीय, राज्य स्तर पर राज्य और जिला स्तर पर जिला। आगे आ रहा है अपना, अब देखते हैं यहाँ पे आधार है, धारा है, स्तर है, सदस्य है और गठन है, इसमें बताया गया है। अब है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, कौन सी धारा में इसका विवरण है, धारा 4A में इसका विवरण है। स्तर कौन सा है, केंद्र सरकार का गठन किया गया, सदस्य कितने हैं 150, 150 इसमें सदस्य शामिल हैं। गठन किसके द्वारा किया गया, केंद्र सरकार द्वारा। इम्पोर्टेंट है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद कौन सी धारा में इसकी व्याख्या है, तो धारा 4A में इसकी व्याख्या है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद धारा में कौन सी में है, धारा में है धारा 7A में इसका विवरण है। घट स्तर कौन सा है, राज्य स्तर पर है। सदस्य कितने हैं, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, यानी 10 से कम हो सकते, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। राज्य सरकार द्वारा इसका गठन किया गया है। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद धारा 8A में है, जिला स्तर पर गठन है, सदस्यों का विवरण दे नहीं रखा, राज्य सरकार द्वारा गठन किया गया है। याद हो गया, केंद्र सरकार का धारा 4A में है, राज्य का धारा 7A में है और जिला का धारा 8A में है। केंद्र में कितने सदस्य, 150, राज्य में कितने हैं, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते और जिला में कोई विवरण नहीं दिया गया है सरकार द्वारा। नेक्स्ट अपना आ रहा है अध्यक्ष कौन होता है। जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण है उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका उपभोक्ता मामलों का जो प्रभारी मंत्री होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। जबकि राज्य में कौन होता है, उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री ही इसका राज्य का होगा। और संबंधित जिले का न्यायाधीश कौन होगा, जिला उपभोक्ता जो परिषद है उसका अध्यक्ष होगा कौन, जिले का जिलाधीश। सभा कौन सी है, वर्ष यानी सभा कितने दिन में आयोजित होगी, तो वर्ष में कम से कम 1 सभा का आयोजन करना अनिवार्य है। वर्ष में कितनी, कम से कम 1। राज्य सरकार द्वारा वर्ष में कम से कम 2 सभा का आयोजन और जिला स्तर पर कितने होनी चाहिए, कम से कम 2 सभाओं का आयोजन। यानी राज्य और जिला स्तर पर कम से कम 2 सभाओं का आयोजन अनिवार्य है, जबकि केंद्रीय स्तर पर 1 सभा का आयोजन अनिवार्य होता है। कार्यकाल कितना होता है केंद्रीय, 3 वर्ष का, इसका भी 3 वर्ष का और इसका भी, यानी केंद्र, राज्य और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, तीनों का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष। नियंत्रण कौन करता है, इस परिषद पर किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं होता, स्वतंत्र निकाय होती है। क्या होती है, स्वतंत्र निकाय होती है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा नियंत्रित की जाती है, यानी जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद है वो एक स्वतंत्र निकाय है, जबकि राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद है उस पर किसका नियंत्रण होता है, केंद्रीय उपभोक्ता परिषद का। और राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा, यानी जिला स्तर पर जो है उस पर राज्य स्तर का होगा, राज्य स्तर पर जो है उस पर केंद्रीय स्तर होगा और केंद्रीय स्तर पर जो है वो एक स्वतंत्र निकाय होती है। आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, अध्यक्ष कौन होता है केंद्र में, जो के उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री होता है। राज्य में भी जो राज्य उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री होता है और संबंधित जिले का जिलाधीश जिला उपभोक्ता परिषद का अध्यक्ष होता है। सभा कितनी बार आयोजित होनी चाहिए, केंद्र में एक बार वर्ष में, राज्य में 2 अनिवार्य हैं और जिले में भी 2 अनिवार्य हैं। कार्यकाल होता है तीनों का 3 वर्ष का। नियंत्रण कौन करता है, केंद्रीय जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है वो एक स्वतंत्र निकाय है, जबकि राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद पर केंद्रीय जो परिषद है उसका नियंत्रण होता है और जो जिला स्तर पर है उस पर राज्य स्तर का नियंत्रण होता है। गठन किया गया था अब इनका,
गठन कब किया गया था? गठन की तिथि है 15 अप्रैल 1987। 15 अप्रैल 1987 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया था। याद रखना 15 अप्रैल 1987 को। 25 मई 1988 को राजस्थान राज्य में जो राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद है उसका गठन किया गया था। जिला का अभी निश्चित नहीं है, किसका पहले किया गया था। सभा की सूचना, अब इसमें सभा की सूचना कौन है? सभा की सूचना सभी सदस्यों को लिखित तथा मौखिक रूप से सभा की तिथि से 10 दिन पूर्व देना जरूरी होता है। अगर सभा आयोजित करनी है, जैसे आज से 10 दिन बाद सभा आयोजित करनी है, तो सभा आयोजित करनी है उससे 10 दिन पहले लिखित और मौखिक दोनों रूपों में सूचना दी जा सकती है। इसमें भी क्या है, 10 दिन पहले सूचना देना जरूरी है और राज्य स्तर पर भी जिला स्तर पर भी 10 दिन पहले सूचना देना जरूरी होता है। याद रखना 15 अप्रैल 1987 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन हुआ था, जबकि 25 मई 1988 को राजस्थान राज्य में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट अपना रहे हैं इम्पोर्टेंट जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद को परामर्श दी जाती है। जिला उपभोक्ता संरक्षण जो परिषद है उसके द्वारा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद है उसको परामर्श दी जाती है। राज्य उपभोक्ता परिषद जो है वो केंद्र उपभोक्ता संरक्षण परिषद को परामर्श देता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा किसी को भी परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, क्योंकि एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय के रूप में कार्यरत है, जो आपको पहले बता दिया जाता है। बता दिया मैंने कि केंद्रीय है स्वतंत्र निकाय है, जबकि राज्य है वो केंद्र के अधीन होता है। और राज्य को परामर्श देने का अधिकार किसका होता है? राज्य को परामर्श देने का अधिकार होता है जिले का। और जो राज्य है वो किसी को परामर्श नहीं देता, यानी उपभोक्ता को दे सकता है, केंद्र को दे सकता है, लेकिन केंद्र किसी को देने के लिए बाध्य नहीं होता है। परामर्श का अर्थ समझते हो? यानी जो जिले के स्तर पर जो विवाद है उसका निपटारा नहीं हो रहा तो राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद में उसका निपटारा होगा, तो राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद अपनी तरफ से जो राय है वो जिला स्तर को देगा और फिर जिला स्तर उसका निपटारा करेगा। जिला स्तर पर नहीं होता तो वो केंद्र स्तर पर उसका निपटारा किया जाता है। उपभोक्ता वाद निवारण मंत्र, अब उपभोक्ता वाद निवारण मंत्र कौन सा होता है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 के आधार पर, यानी धारा 6 के आधार पर तो कौन जो अधिकार दिए गए थे, उपभोक्ता को जो अधिकार दिए वो शामिल है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 के आधार पर उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने हेतु 3 स्तर पर मंचों का गठन किया गया है। जिला स्तर पर जिला मंच, राज्य स्तर पर राज्य मंच और केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय आयोग। केंद्र स्तर पर कौन सा है? राष्ट्रीय आयोग। जिला स्तर पर जिला मंच और राज्य स्तर पर राज्य मंच गठन किया गया है। धारा किसमें? 9 में इसका विवरण दिया गया है। अब है इसमें आ रहा है जिला मंच। केंद्र का उपभोक्ता परिषद का तो अपन ने पढ़ लिया है, गठन पढ़ लिया, सभा पढ़ ली, सदस्य पढ़ लिए, और इसमें कितने वर्षों में क्या होना चाहिए, परामर्श किसको दे सकता है वो अपन ने पढ़ लिया। अब इसमें आ रहा है अपने ये जो मंच है उनके बारे में पढ़ेंगे। आधार है जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग, या इसको राज्य मंच भी बोल सकते हैं, जिला आयोग भी इसको बोल सकते हैं। विवरण है धारा कौन सी में? धारा 9A के तहत, धारा 9B के तहत और राष्ट्रीय आयोग का धारा 9C के तहत। यानी जिला मंच को कौन सी धारा में विवरण दिया गया है? धारा 9A के तहत, राज्य का दिया है धारा 9B के तहत और राष्ट्रीय का दिया है धारा 9C के तहत। स्तर कौन सा इनका? जिला मंच जिला स्तर पर, राज्य मंच राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय आयोग केंद्र स्तर पर। गठन किया है राज्य सरकार द्वारा जिला मंच का, राज्य सरकार द्वारा राज्य मंच का और केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयोग का। अब सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? एक अध्यक्ष होता है, 2 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें कम से कम 1 महिला होती है। यानी जिला मंच पर एक तो अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें 1 महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य होता है। राज्य स्तर पर होता है एक अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य जिनमें कम से कम 1 महिला का होना अनिवार्य होता है। यानी जिला और राज्य पर समान रूप से सदस्य संख्या होती है, जिनमें 1 अध्यक्ष होता है, 2 अन्य कर्मचारी होते हैं जिनमें 1 महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य होता है। केंद्र स्तर पर आ रहा है एक अध्यक्ष,
एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य होंगे जिनमें कम से कम यानी एक महिला। राष्ट्रीय स्तर पर एक अध्यक्ष होगा, 3 अन्य कर्मचारी होंगे जिनमें एक महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य होता है। जबकि राज्य और जिला में 2 अन्य कर्मचारी होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 2 अन्य कर्मचारियों में एक महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट अपना आ रहा है अध्यक्ष की योग्यता, यानी अगर जिला मंच पर अध्यक्ष है तो उसकी योग्यता क्या होना चाहिए। तो जिला न्यायाधीश होगा या उसमें जिला न्यायाधीश बनने की योग्यता होगी। या तो जिला न्यायाधीश होना जरूरी है या फिर उसमें योग्यता का होना जरूरी है। जिला मंच में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष से 65 वर्ष की आयु कंप्लीट होने तक। दोनों में जो पहले होगा यानी या तो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी हो, उसके आधार पर उनको हटा दिया जाता है। जबकि राज्य स्तर पर राज्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा या फिर उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होगी। जिला स्तर पर जिला न्यायाधीश बनने की और राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता। इसमें क्या दे रखा है, कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होगा या फिर 67 वर्ष की आयु 67 ईयर्स की जो एज है वो पूरी होने, यानी जो पहले होगा वो उसमें किया जाएगा। या तो 5 वर्ष पहले कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा या फिर 67 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जाती है तो उसको हटा दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश यानी केंद्र स्तर पर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है और इसमें या अगर न्यायाधीश नहीं होता है तो उसमें बनने की योग्यता होती है। इसमें क्या दे रखा है, 5 वर्ष की आयु कंप्लीट हो या फिर 70 वर्ष की आयु, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट होना चाहिए या फिर 70 वर्ष की आयु कंप्लीट होती है तो उसको हटा दिया जाता है। जो पहले होगा वो किया जाएगा। अब इनके आर्थिक जो क्षेत्र अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं, आर्थिक क्षेत्र अधिकार कौन कौन से हैं, तो 1 करोड़ तक के मामलों का निपटारा, पहले 20 लाख रुपए तक के मामले का निपटारा किया जाता था। पहले तो कितने रुपए तक का किया जाता था, 20 लाख रुपए तक का, जबकि अब कितने 1 करोड़ तक का किसमें किया जाता है, जिला मंच में। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का जो मामलों का निपटारा है वो किस में किया जाता है, राज्य मंच में। जबकि पहले कितने किया जाता था, पहले किया जाता 20 लाख से 1 करोड़ तक का, पहले कितना किया जाता था, 20 लाख से 1 करोड़ तक का राज्य मंच में किया जाता था। जबकि अभी कितना किया जाता है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का। राष्ट्रीय आयोग में कितने का किया जाता है, 10 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा, जबकि पहले कितने किया जाता है, 1 करोड़ से अधिक के मामलों का निपटारा किया जाता है। यानी पहले जो था उससे बढ़ा दिया है, क्षेत्र इनका बढ़ा दिया गया है। सदस्यों का पारिश्रमिक यानी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। इनका भी जिला मंच है उसमें भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और राज्य स्तर पर भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित और केंद्रीय आयोग द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। नियमन तथा नियंत्रण किसका होता है, तो जिला मंच द्वारा राज्य आयोग का नियंत्रण होता है। राज्य आयोग पर राष्ट्रीय आयोग का नियंत्रण होता है, जबकि राष्ट्रीय आयोग पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता क्योंकि एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय होता है। मैंने पहले आपको बता दिया। केंद्रीय परिषद पर भी किसी का अधिकार नहीं होता क्योंकि वह एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है और राष्ट्रीय आयोग पर भी किसी का नियंत्रण नहीं होता क्योंकि वो है एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय होता है। नेक्स्ट अपना है अपील। अब अपील कौन कर सकता है, अपील होती क्या है या फिर कौन कर सकता है, कोई भी पीड़ित पक्षकार जिला मंच के निर्णयों के विरुद्ध अपील 30 दिनों के अंतर्गत राज्य आयोग में कर सकता है। यानी अगर उसको जिला मंच द्वारा सही न्याय नहीं मिल रहा है तो वह 30 दिन के अंदर अंदर राज्य आयोग में अपनी अपील रख सकता है। उसके लिए दावे की राशि 50% या 25,000 की राशि जो दोनों में से कम हो जमा करवाना अनिवार्य होता है। या तो 50% या फिर 25,000 की राशि दोनों में से जो कम होगी वो उसमें जमा करवाया जाएगा। राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील पीड़ित पक्षकार द्वारा 30 दिनों के अंदर राष्ट्रीय आयोग में करवा सकते हैं, जिसके लिए दावे की राशि 50% या 35,000। राज्य आयोग में कितनी की गई है, 35,000, जबकि जिला मंच में कितनी थी, 25,000 या फिर 50%। यानी जितना मामला जितना है या फिर जितनी जो उसमें हुई है मामला अपील की गई है न्यायालय में उससे 50% का, या फिर जिला मंच पर अगर अपन अपील करते हैं तो 25,000 रुपये, और अगर अपन राज्य स्तर पर अपील करते हैं तो वहाँ पर अपने 35,000 रुपये तक की राशि निश्चित की गई है।
राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील पीड़ित पक्षकार द्वारा 30 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में की जाती है, जिसके लिए दावे की राशि 50% या 50,000 तक की राशि दोनों में से जमा करवानी होती है। यानी या तो 50% हो या फिर 50,000, जो कम हो वो आपको करवानी पड़ती है। कितने दिनों में? 30 दिनों के अंदर। सो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेज जयपुर पे ऐसे ही नए वीडियोस, नए क्वेश्चंस देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना कभी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इम्पोर्टेंट जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।